हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं अब इस वीडियो में आपको डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस कवर कराऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस के। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, एक बार देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने शायद नहीं डाली इस बारी, बट इस पर मैं पार्ट 3 डाल दूँगी। और जो 2 वीडियो और ये 3rd वीडियो बस इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो उतना ही पढ़ना। और जस्ट बाकी जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं ना, उसकी जस्ट रीडिंग ले लेना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग बच्चों, और आपके ना कई बच्चों को बस कमेंट आया, मैम आपकी ना वीडियो बहुत ब्लर है। बच्चों मैंने ब्लर नहीं करी, ना ही मैंने ज़ीरो पुअर क्वालिटी की वीडियो बनाई। वो पीछे से ही ब्लर है और नेटवर्क इशू है। क्योंकि अब मैं सच बात बोलूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर तुम जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो तो तुम्हें वीडियो क्लियर ही दिखेगी। नहीं तो तुम यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके अपनी यूट्यूब की क्वालिटी वीडियो की बढ़ा दो तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। मैंने बहुत सर्च करा, मेरी HD क्वालिटी की वीडियो, मैंने नहीं पुअर क्वालिटी की बनाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी सेटिंग्स में जाके यूट्यूब की वहाँ जाके क्वालिटी बढ़ा लेना। और सेकंड थिंग, अगर किसी को नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करा हुआ है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, नोट जो भी बुक्स हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया है, तो मैं उसमें भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर दूँगी। और नहीं तो मैं अपने हाथ से लिख कर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अब ये डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस भी उसमें से एक चीज़ है जो आई हुई है। और ये दूसरे दूसरे चैप्टर्स में भी ना यही सेम डिफ़िकल्टीज बनती है, बट पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। मैं आपको साथ साथ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, शायद कोई गाइड करे या ना करे, करते भी हो टीचर, बट इस टाइम कोई बच्चे बिल्कुल एंड में ही बुक उठाते हैं, जब पेपर अगले दिन पेपर हो एक दिन पहले बुक उठाते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वही करना, पास हो जाओगे। पास होने लायक तो नंबर आ ही जाएंगे। और जो बच्चा मेरी गाइडलाइंस अच्छे से मान रहा है, बात मान रहा है, तो भाई उसका 60-70% नंबर वो आराम से गेन कर सकता है, ईजिली, उससे ज़्यादा भी गेन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट, कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस पता है, एक जो MNC बिजनेस इंटरनेशनल से पता चलता होगा, इंटरनेशनली मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करना। अगर हम अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करते हैं तो हमें वहाँ के सामने के कल्चर को भी देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही थोड़ा अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म वहाँ जाके अपना करने लगेगा। हर नेशन को वहाँ पे जाके उनका एनवायरनमेंट को, उनके लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमें समझना पड़ता है। तो इसलिए वो डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हर बंदे को ना इसके लिए एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, वहाँ जाके सर्वे करना पड़ता है, हर एक बंदे की सोच जाननी पड़ती है। अगर हम इंडिया में रहते हैं, हमें अपने सराउंडिंग में पता है कि लोग कैसे हैं, हमें यहाँ पे वो कितने प्राइस तक का ख़रीद सकते हैं, क्या ख़रीद सकते हैं, कैसी उनका टेस्ट है, कैसा ये। तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है, वहाँ के ना मतलब हर जगह के कानून भी अलग होते हैं। जैसे कानून कैसे, जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अलग है। जैसे अकाउंट बैलेंस शीट साल के एंड में बनता है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे 4 साल बाद होते हैं, 3.5 साल पहले इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन 4 साल बाद उसको पूरी तरह सरकार सौंपी जाती है। जैसे उसको हक दिया जाता है, तुम 4 साल बाद शपथ ले लोगे, लेकिन उससे पहले ही 3.5 साल के अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाते हैं, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन 3.5 पहले से ही ना वो पिछला देखने लग जाता है कि पहले वाली सरकार ने कुछ घपला तो नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में और वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, जो उनके लिए बहुत समझना ज़रूरी होता है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। देखो, अगला आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, हर तरफ की लैंग्वेज है, मतलब ऑलमोस्ट ना एट प्रेजेंट टाइम हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। बट बट कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ना बहुत, मैंने सीखी तो नहीं है प्रॉपर, बट मुझे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं की, ऐसे नहीं कह सकते, तो इंग्लिश तो आती है, फ्रेंच भी मैंने थोड़ी सीखी है, जर्मन भी मैंने सीखने का ट्राई किया था। बट हर जगह ना थोड़ी इंग्लिश जैसी होती है, लेकिन वो थोड़ी इंग्लिश से अलग होती है। तो हर किसी को, हम जिस कंट्री में हम कर रहे हैं तो वहाँ की हमें ना थोड़ी
लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज पूरी तरीके से आनी चाहिए, उनका समझना, उनका बोलना, उनके लैंग्वेज, उनके हर चीज़ का टेस्ट भी अलग होता है, तो लैंग्वेज बैरियर भी एक अलग है। और 10,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस वर्ल्ड में है। तो अगर मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी अलग अलग जगह अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, तो उनको सबसे मेन है, उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज आती है तभी तो उनके आगे पॉलिसी सब कुछ, उनसे बातचीत करेगी ये वो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है मोर कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कंट्रोल मोर कॉम्प्लेक्स। पता है एमएनसी के पास ना कम से कम 150 से भी ज़्यादा क्या है नेशंस है, जहाँ पे वो वाइड फैला हुआ है, बहुत बड़ा है जोग्राफिकल एरिया। लेकिन ना उनके लिए जहाँ पे उन्होंने इतने जगह अपने बिजनेस फैलाए हुए हैं, मतलब फैला लिए या फैलाए हुए हैं, उनके लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों? अगर वो अपने बिजनेस को इतनी कंट्रीज में, इतने नेशंस में फैलाते हैं, तो ना उनके लिए एक हर्डल क्रिएट हो जाती है। हर्डल कैसे? वो एक बंदा है, उसने आगे नीचे, एक बंदे ने पैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में लगाए हुए हैं, एक बंदे ने पैसे अपने डिफरेंट 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 इतने नेशंस में फैलाए हुए हैं। वो एक बंदा क्या हर जगह पहुंच सकता है? पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता ना। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा एक्चुअल दिक्कत वहाँ पे उनको, इस यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है, नहीं समझ पाएगा ना। तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर वो दूसरी कंट्री, मान इंडिया में बैठा है, वो इतनी दूर दूर अपने हाथ फैलाएगा, होता है बट कर लेते हैं कहीं मैनेज। उसको हर तरफ जाना पड़ेगा, हर तरफ जा जा के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़ संभालनी। वीडियो कॉल भी इतना नहीं होता कि वो हर टाइम सिर्फ वीडियो कॉल से काम चले, उसको जाके देखना पड़ता है। अगर कुछ नई बिजनेस सेटअप करना तो उसको हर तरफ जाके देखना पड़ेगा, यहाँ का टेस्ट कैसा है, उसके पूरे एनवायरनमेंट को कुछ टाइम देना पड़ेगा, 6 से 7 महीने 8 महीने। वो एक्सपर्ट्स भी हायर कर ले, बट वो एक्सपर्ट भी सिर्फ सजेशन देते हैं, लास्ट ओपिनियन तो आप ही का होता है। तो इसलिए कंट्रोल करना मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर रिस्क इन्वॉल्व। क्या कह रहे हैं? मोर रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व कैसे है? कैसे है रिस्क इन्वॉल्व? कल्चर अलग है, फैशन अलग है, डिफरेंट स्टाइल्स अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग है, डिफ़िकल्ट है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, कल्चर डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल, ये सारे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, आज की आज ही। तो उसमें देखना कि मोर कम रिस्क क्यों है। इसके फैक्टर्स है 6 है, वैसे बुक के अंदर मैं आपको 8 कराऊंगी, क्योंकि 8 नंबर में लिखने को आएगा, 6 नंबर में नहीं आएगा, तो इसलिए 8 कराऊंगी, ठीक है। तो देखना मोर रिस्क इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अगर वो पैसा लगा रहा है तो दूसरा कल्चर में, पॉलिसी में चेंज आने के कारण उसके पैसे डूब जाएंगे। उसके बंदर ने अपना टेस्ट चेंज कर लिया तो फैशन में चेंज आ गया, तो उसके पैसे वहाँ पे चले जाएंगे। उसकी टेक्नोलॉजी सामने वाले ने दूसरी ले ली तो उसको भी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। अगर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कम है तो उसके पैसे गए, उसको बिजनेस में लॉस खाते 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, थर्ड आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस में क्या कह रहा है वो? कंज्यूमर का ना टेस्ट ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, फूड्स हैबिट बदलती रहती है। आज आज कोई नया मार्केट में आ गया, ये पैंट्स ऐसी आ गई है, शर्ट आ गई है, गर्ल्स की शर्ट्स आ गई है, या बॉयज़ की ये स्टाइल की शर्ट आ गई है, कॉलर वाली, विदाउट कॉलर, बटन। मतलब धीरे धीरे मार्केट में कुछ भी एक नया चीज़ आ जाती है ना, कुछ टाइम तो मार्केट में वही 20 महीना 2 महीना वही बातें चलती रहती है। तो इसलिए ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के तो वही टेस्ट आते हैं, वो 1 मिनट में अफेक्ट कर जाती है मार्केट को। उसका पहले वाला स्टॉक उन्होंने इकट्ठा कर रखा होता है ना, उसको सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। अगर वो सोचता है मैं इकट्ठा कर लूँ बल्क में, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। आई होप सो बच्चों आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, आप और वीडियोस चाहते हो, आप पूरा सिलेबस कवर करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी ऐड करा हुआ है जो मैं ये सब कुछ पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अनसर्टेनिटीज़ इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको पता है गवर्नमेंट बदलती है तो उसके साथ रूल्स भी बदलते हैं। कोई नई सरकार आती है तो वो अपने नए कानून, इनकम टैक्स, टैरिफ, मतलब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर वैसे मैं हर वीडियो में बताती जा रही हूँ। टैरिफ रेट्स वो होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट। ओके। अपने साथ नए नए कानून लेकर आती है, इंटरेस्ट लेके आती है, इम्पोर्टिंग लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, ठीक है। तो ये सब कुछ लॉन्ग टाइम के लिए आते तो चेंज तो कर नहीं सकती, अगली सरकार आएगी तो कुछ और नए कानून लाएगी, ठीक है। तो इसलिए कानून भी एक, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक यहाँ पे हर्डल बना देता है उनके लिए, एमएनसीज के लिए। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको नहीं पता तो सुन लो ध्यान से। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या होती है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पता है अगर आप बाहर अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हो, कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ना आपको पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पेपर वर्क मीन्स जो गवर्नमेंट के कानून उसने बनाए हैं, आपको क्या क्या नेसेसरी पेपर ऐड करके गवर्नमेंट के ऑफिस में सबमिट कराने, अगर वो क्लियर करते हो तब तुम बाहर जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो या वहाँ से कुछ ला सकते हो। अगर वो आपके पेपर वर्क्स कंप्लीट नहीं है तब तक आप अपना बाहर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ नहीं कर सकते, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, आपको पता है रुपीज़ और यूरोज़ में अगर चेंज आता है, ऐसे कुछ होता है ना, आपके करेंसी में पैसों में ऊपर नीचे होता है, तो सामने वाले को प्रॉफिट हो सकता है, लॉस होता है। अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपकी करेंसी बढ़ती है ना तो सामने वाले को लॉस हो जाएगा, अगर आपकी कंपनी में उसने आपके से कैसे जॉइंट वेंचर कर रखा है तो ध्यान रखना इस बात को। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, नहीं आगे वो आएगा, एक चैप्टर है उसमें ये थ्योरम है, वहाँ पे मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगी। वो आई भी हुई थी इस साल, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था ना बच्चों का, तो आई हुई थी थ्योरी भी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मैंने सॉरी बता दिया। अब आगे वाला देखो, फॉरेन अपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ना अपोज करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का एंटर करना। क्यों एंटर करना ग्लोबल कंपनीज का करते हैं? क्योंकि ना उनके आते ही ना जो डोमेस्टिक कंट्री के जो मैन्युफैक्चर्स होते हैं ना उनको बहुत लॉस होता है, उनके ना प्रॉफिट बहुत कम हो जाते हैं। बाहर की कंट्रीज आती है ना तो वो यहाँ आके ना अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी सेटअप करती है और उससे ना उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आती है, वो ना कम दामों पे ना अपने गुड्स को बेचते हैं। तो लोग सारे भाई जहाँ पे पैसा बचेगा वहीं पे जाके वो खरीद लेंगे, अच्छी, पैसा तो कम होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इसलिए सारे कस्टमर ना उसी की तरफ भाग जाते हैं। और जो उनके पास जो डोमेस्टिक कंट्री के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास कोई रहता ही नहीं है, तो फिर क्यों वो वहाँ पे, मतलब सॉरी, उनके प्रॉफिट डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो पसंद ही नहीं करते कि बाहर की ग्लोबल कंपनीज हमारे पास आए, तो इसीलिए तो वो अपोज करते हैं। आई होप तो बच्चों आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना और आगे के चैप्टर की सारी वीडियोस चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।